डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न मूवी की कहानी की शुरुआत होती है रिडली और उसके पापा इलियट से। दोनों प्लेन से एक दूसरे शहर में जा रहे होते हैं, लेकिन प्लेन लेट हो जाता है। इसी वजह से दोनों थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इलियट एक लॉयर है और उसे ओडेन नाम के आदमी से मिलना है। प्लेन लैंड होने के बाद वो लोग एक गाड़ी लेकर अपने शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में रिडली सिगरेट जैसी कोई चीज़ पीती है तो इलियट उससे कहता है ये मत करो और विंडो बंद करो, क्योंकि उसको छींकें आ रही होती हैं। रिडली विंडो बंद कर देती है और रिडली असल में अपने पापा के साथ यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन इलियट उसे ज़बरदस्ती लाया ताकि वो घर पर अकेली ना रहे। एक्चुअली में रिडली अपनी मॉम की डेथ के बाद बिल्कुल उदास रहती थी, इसलिए उसके डैड चाहते हैं कि वो उसके साथ हमेशा रहे। तब इलियट को ओडेल का कॉल आता है। ओडेल कहता है तुम 1 घंटा लेट हो। इलियट कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन उसे छींकें आ रही होती हैं, जिस वजह से उसका ध्यान रोड से हट जाता है। अब गाड़ी फुल स्पीड में होती है और अचानक से घोड़े जैसी कोई चीज़ उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। गाड़ी का काफ़ी नुकसान हो जाता है। जब इलियट और रिडली देखने के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई यूनिकॉर्न का बच्चा है। उसे चोट लगी होती है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। रिडली कहती है हमें पुलिस बुलानी चाहिए, लेकिन इलियट मना कर देता है। वो कहता है अगर पुलिस आई तो वो मुझे पकड़ सकती है। अब रिडली जब यूनिकॉर्न के बेबी का सींग छू लेती है तो उसके अंदर एकदम बिजली सी दौड़ जाती है। उसके सामने पूरा यूनिवर्स घूम जाता है। तभी उसके पापा एक रॉड से यूनिकॉर्न के बेबी को बहुत जोर से मार देते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। दोनों उस यूनिकॉर्न के बेबी को अपनी गाड़ी में डालकर ओडेल के घर पहुंच जाते हैं। अब वहां पर शाह नाम की एक लेडी उनका स्वागत करती है और थोड़ी देर बाद ओडेल का बेटा शेफर्ड आ जाता है और इलियट से कहता है तुम टाइम पर आ गए हो। उसके बाद शेफर्ड की मॉम बेलिंडा भी आ जाती है। बेलिंडा उन्हें ओडेल के पास ले जाती है, जो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और कैंसर से भी सफ़र कर रहा है। ओडेल चाहता है कि वो अपनी वसीयत यानी कि विल जल्दी से जल्दी अपने बेटे के नाम कर दे, ताकि सब फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो जाए। साथ ही वो इलियट को भी एक डील के साथ प्रमोशन देने का प्लान बनाता है। वहीं दूसरी तरफ रिडली को अभी भी यूनिकॉर्न का एक्सीडेंट याद आ रहा होता है, इसलिए वो उदास लग रही होती है। इलियट उसे कहता है तुम थक गई हो तो आराम करो। रिडली अपने रूम में जाती है और शावर लेती है। उसके चेहरे पर पिंपल्स होते हैं, लेकिन जब वो मुंह साफ करती है तो देखती है कि उसके पिंपल्स गायब हो गए हैं। उधर इलियट डील के पेपर्स पढ़ रहा होता है, लेकिन नोटिस करता है कि जब चश्मा लगता है तो सब कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, जो पहले इजीली दिखाई देता था। इलियट फिर विल के पेपर्स शेफर्ड और बेलिंडा को दे देता है और कहता है कि डील जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन ओडेल कहता है हम तुम्हें पर्सनली जानना चाहते हैं, तुम पूरा वीकेंड यहाँ पर हमारे साथ रहो। वैसे भी रिडली का अभी स्कूल नहीं है। अब रिडली जब एक जगह पर होती है तब उसे अचानक से अजीब सा फील होने लगता है। उसे पता चलता है कि जो यूनिकॉर्न का बेबी वो लोग गाड़ी में लाए थे उसका सींग चमक रहा है और वो वापस जिंदा हो गया है। डर के मारे रिडली भाग के अपने पापा इलियट के पास जाती है और कहती है हमें यहाँ से जाना होगा। इलियट कहता है ऐसा बिहेव मत करो वरना ओडेल सिग्नेचर नहीं करेंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओडेल भी पूछता है कुछ प्रॉब्लम है क्या, पर इलियट बस कहता है मेरी बेटी को थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं। तभी गाड़ी जिसमें यूनिकॉर्न रखा था हिलने लगती है। वहीं शाह और ग्रीव जो वहां पर ऑलरेडी होते हैं गाड़ी को हिलते हुए देख लेते हैं। सब बाहर आ जाते हैं और इलियट कहता है गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं था, पता नहीं वो क्यों हिल रही है। तभी अचानक गाड़ी का कांच तोड़कर यूनिकॉर्न बाहर आ जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। शाह जो सिक्योरिटी का काम करती है तुरंत गन से उसे गोली मार देती है और यूनिकॉर्न वहीं मर जाता है। अब सब लोग यूनिकॉर्न के डेड बॉडी को देखकर डिस्कस करते हैं। कोई उसे घोड़ा बोलता है, कोई गधा बोलता है। तब रिडली कहती है ये यूनिकॉर्न है क्योंकि इसके सर पर एक सींग है। उस टाइम इलियट नोटिस करता है कि रिडली के पिंपल्स बिल्कुल गायब हो गए हैं। रिडली कहती है यूनिकॉर्न का खून मेरे चेहरे पर लग गया था, इसलिए पिंपल्स ठीक हो गए। इलियट खुद भी कहता है मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई है। पहले धुंधला दिखाई देता था बट अब बिना चश्मे के भी सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। अब ओडेल पूछता है तुम लोगों के ये यूनिकॉर्न कहाँ से मिला। इलियट बताता है हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तभी अचानक सामने आ गया और हमारी गाड़ी से टकरा गया। अब ओडेल कहता है अगर इस यूनिकॉर्न के खून में इतनी पावर है कि ये किसी को भी ठीक कर सकता है तो हमें इस पर और रिसर्च करनी चाहिए और ये बात किसी को नहीं बतानी। हमारे प्राइवेट साइंटिस्ट यहाँ आएंगे जो चुपचाप इस चीज़ की रिसर्च करेंगे। बाद में रिडली विंडो के पास खड़ी होती है, तब इलियट उसके पास आता है। वो उससे बात करना चाहता है और पूछता है यूनिकॉर्न के साथ जो तुम्हारा कनेक्शन था क्या तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन रिडली कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो कुछ बोलेगी तो पापा उसे पागल समझेंगे। साथ ही वो अपने पापा से अभी भी बहुत गुस्सा होती है, इसलिए रिडली इलियट को अपने रूम से निकाल देती है और फिर वो अपनी मॉम की फ़ोटो देखती है। उसे याद आता है कि जिस म्यूज़ियम में वो लोग गए थे वहाँ भी यूनिकॉर्न की फ़ोटो थी।
रिडली अपने लैपटॉप पर उस म्यूजियम के बारे में रिसर्च करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि हजारों साल पहले भी ऐसे यूनिकॉर्न्स देखे गए थे। राजाओं ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन यूनिकॉर्न किसी के हाथ नहीं आते थे। एक बार एक प्योर हार्टेड लड़की के सामने यूनिकॉर्न शांत हो गए। राजा के लोगों ने उस वक्त यूनिकॉर्न को पकड़कर उसे मार दिया और महल ले आए। उन्हें दोबारा जिंदा किया गया, लेकिन जिंदा होने के बाद वो यूनिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और उन्होंने वहाँ के बहुत सारे लोगों को मार दिया। रिडली को समझ आ जाता है कि यूनिकॉर्न खतरनाक भी हो सकते हैं। रात को जब वो सोती है तो उसे लगता है कि वो किसी यूनिकॉर्न से कनेक्ट होकर दौड़ रही है। तभी दो साइंटिस्ट आते हैं और इलियट और रिडली को टेस्ट के लिए ले जाते हैं। साइंटिस्ट चेक करना चाहते हैं कि इनका जो इलाज हुआ है वो कैसे हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर सॉन्ग नाम का एक साइंटिस्ट कहता है कि यूनिकॉर्न के खून ने उनकी प्रॉब्लम्स ठीक कर दी हैं, लेकिन वो इस बात को 100% कंफर्म नहीं कर सकते। डॉक्टर भाटिया नाम की साइंटिस्ट कहती है कि यूनिकॉर्न के सींग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें उसकी भी स्टडी करनी चाहिए। इसीलिए वो लोग सींग के सैंपल्स इकट्ठा करते हैं, सींग को घिसकर चूरन बनाते हैं, फिर उस चूरन को लिक्विड में मिक्स करके ओडिल को इंजेक्ट कर देते हैं, जो कैंसर से सफ़र कर रहा था। तब तक रिडली बाहर घूमने चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ अजीब फील होता है और वो वापस घर आ जाती है। अब घर पर ओडिल इलियट से कहता है, तुमने हमें एक नई खोज दी है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जल्दी से ठीक हो जाऊँगा, तुम्हें भी हमारी संपत्ति का कुछ हिस्सा ज़रूर मिलेगा। वहीं रिडली अपने रूम में आकर यूनिकॉर्न के बारे में रिसर्च करने लगती है। तब शेफर्ड वहाँ आ जाता है और पूछता है, तुम क्या कर रही हो? रिडली कहती है, मैं यूनिकॉर्न पर रिसर्च कर रही हूँ। शेफर्ड उसकी मदद के लिए एक बड़ी प्रिंटिंग प्रेस मशीन ले आता है। वो कहता है, तुम इससे बड़ी बड़ी तस्वीरें प्रिंट करके उन्हें डिटेल में देख सकती हो, इससे तुम्हारी रिसर्च में काफ़ी आसानी होगी। फिर कुछ ही मिनटों में ओडिल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। उसका ब्लड टेस्ट होता है और डॉक्टर सॉन्ग बताता है कि ओडिल के ब्लड में जो कैंसर था वो अब कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, मतलब उन्होंने कैंसर का क्योर ढूंढ लिया है। ओडिल कहता है, अब तो मैं मालामाल हो जाऊंगा, मैंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। ओडिल का थोड़ा सा ब्लड निकालकर वैक्सीन बनाने की तैयारी होती है, लेकिन डॉक्टर सॉन्ग कहता है कि वैक्सीन बनने में अभी टाइम लगेगा और हमें और रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके बाद ओडिल और उसकी फैमिली लोगों को फ़ोन करके बताते हैं कि उन्होंने कैंसर का क्योर ढूंढ लिया है और सबको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहते हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, इतना पैसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। इलियट यहाँ हिसाब किताब संभालने लगता है। तब रिडली भी वहाँ आती है और कहती है, मैंने यूनिकॉर्न पर रिसर्च की है, ये खतरनाक है, क्योंकि हज़ारों साल पहले भी यूनिकॉर्न की वजह से लोगों की जान गई थी, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। तो यूनिकॉर्न के बेबी को ले जाने की तैयारी होती है। तभी अचानक घर की लाइट्स और इलेक्ट्रिक चीज़ें फ्लक्चुएट करने लगती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब डॉक्टर सॉन्ग पर एक यूनिकॉर्न हमला कर देता है और उसके पेट में सींग घुस जाता है। तब सबको पता चलता है कि एक यूनिकॉर्न आ गया है जो सब पर अटैक कर रहा है। रिडली बाहर अपनी गाड़ी में बैठी होती है। उसके पापा इलियट कहते हैं कि गाड़ी में ही रहो, लेकिन तभी वहाँ बड़ा यूनिकॉर्न गाड़ी पर अटैक कर देता है। तब इलियट तुरंत रिडली की जान बचाने के लिए आता है और उसे गाड़ी के नीचे छुपा देता है। इस बीच यूनिकॉर्न के अटैक से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। जब यूनिकॉर्न का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, रिडली वहाँ से भागती है। यूनिकॉर्न इसके पीछे लगता है, लेकिन रिडली एक जगह छुप जाती है। जब यूनिकॉर्न उसके पास पहुँचता है तो वो रिडली पर हमला नहीं करता। रिडली उसके सींग को छूने की कोशिश करती है। तभी शॉ नाम की लड़की उस यूनिकॉर्न पर गोली चला देती है। यूनिकॉर्न घायल हो जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। इस तरह सबकी जान बच जाती है। अब सब लोग घर के अंदर इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। रिडली कहती है, हमें उस यूनिकॉर्न के बच्चे को जाने देना चाहिए। मुझे लगता है बड़ा यूनिकॉर्न अपने बेबी के लिए आया था और मुझे उससे एक कनेक्शन महसूस होता है, लेकिन कोई भी रिडली की बात नहीं मानता। शेफर्ड कहता है, अब हमारे पास एक ही चांस है, यूनिकॉर्न घायल है, हमें उसे जंगल में ढूंढना चाहिए। वहीं ओडिल और ब्लिंडा भी शेफर्ड की बात से एग्री करते हैं, इसीलिए ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाए जाते हैं, उनको गन्स दी जाती हैं और सब लोग जंगल में यूनिकॉर्न को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और एक स्पेशल डिवाइस का यूज़ करके वो लोग उस यूनिकॉर्न को सर्च करते हैं। अब इलियट, ओडिल और शॉ जंगल में होते हैं। तभी उन्हें घायल यूनिकॉर्न दिखाई देता है। तभी रिडली तुरंत अपने पापा को वापस आने का मैसेज भेजती है। इसी बीच शेफर्ड यूनिकॉर्न के सींग का बचा हुआ चूरन नशा करने के लिए यूज करता है। उसको उससे काफी मजा आ रहा होता है। तभी जंगल में सब यूनिकॉर्न पर हमला कर देते हैं। शॉ वहीं पर मर जाती है और चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। इलियट और ओडिल किसी तरह बचकर घर वापस आ जाते हैं। वहां जाके पता चलता है कि एक नहीं बल्कि 2 यूनिकॉर्न हैं। दोनों अपने बच्चे के लिए आए होते हैं। सभी फैमिली मेंबर्स वहां होते हैं। ओडिल यूनिकॉर्न को शांत करने के लिए उसके सिंग को छूने की कोशिश करता है, लेकिन यूनिकॉर्न उसे भी मार देते हैं।
अब यहाँ पर दहशत मच जाती है, सब लोग घर के अंदर भाग जाते हैं। रिडली फिर कहती है प्लीज़ इस यूनिकॉर्न के बच्चे को वापस उनको दे दो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता, सब पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं। तभी घर की सारी लाइट्स चली जाती हैं। फैमिली एक प्लान बनाती है कि यूनिकॉर्न के बच्चे को ग्राउंड पर छोड़ देना चाहिए, जब बड़े यूनिकॉर्न वहाँ आएंगे तो हम उन्हें भी पकड़ लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम बस ये होती है कि कौन यूनिकॉर्न के बच्चे को वहाँ तक ले जाएगा। फिर डिसाइड होता है कि डॉक्टर भाटिया यूनिकॉर्न के बेबी को ग्राउंड पर ले जाएंगी। भाटिया रेडी हो जाती है और बेबी यूनिकॉर्न को ग्राउंड में ले जाती है और वहाँ वो दोनों बड़े यूनिकॉर्न अपने बेबी का इंतजार करते हैं। जब बड़े यूनिकॉर्न आते हैं, भाटिया कहती है ये तुम्हारा बेबी है, इसे ले जाओ और हमें माफ़ कर दो। लेकिन दोनों यूनिकॉर्न गुस्सा हो जाते हैं और भाटिया पर हमला कर देते हैं और उसे भी वहीं मार देते हैं। अभी यूनिकॉर्न इसलिए गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनके बेबी का जो सींग होता है वो कटा हुआ होता है। अब यूनिकॉर्न का सींग जो कट गया था, लोग उसे ले जाने वाले थे, लेकिन अब वो सींग भी ले जाने में फेल हो जाते हैं। सब घर के अंदर भाग जाते हैं और सेफ होने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों यूनिकॉर्न उनके पीछे आ जाते हैं। इलियट और रिडली एक जगह छुपे होते हैं और बेलिंडा और शेफर्ड एक जगह पर। इलियट अपनी बेटी के साथ होता है, दरवाज़ा बंद होता है और यूनिकॉर्न सामने खड़ा होता है। इलियट के पास बेबी यूनिकॉर्न का कटा हुआ सींग होता है। इलियट अपनी बेटी से कहता है मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। वो ये भी बताता है कि तुम्हारी मॉम के लास्ट टाइम हॉस्पिटल में मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी केयर करूँगा। ये सब सुनकर रिडली इमोशनल हो जाती है और अपने पापा को गले लगा लेती है। उधर शेफर्ड और बेलिंडा छुपे होते हैं। तभी दूसरा यूनिकॉर्न आ जाता है और बेलिंडा के कंधे पर सींग घुसा देता है, जिससे बेलिंडा घायल हो जाती है। शेफर्ड तुरंत धनुष तीर उठा लेता है ताकि अपनी मॉम को बचा सके। तब बेलिंडा ऑक्सीजन टैंक खोल देती है और अपने बेटे से कहती है यूनिकॉर्न के साथ मुझे भी जला दो, लेकिन उसका बेटा शेफर्ड ऐसा नहीं करता और यूनिकॉर्न बेलिंडा को मार देता है। अब इलियट अपनी बेटी रिडली को कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ और खुद यूनिकॉर्न का सींग लेकर दूसरे यूनिकॉर्न को अपने पीछे बुलाता है। रिडली भागती है लेकिन उसके सामने शेफर्ड आ जाता है। शेफर्ड रिडली पर धनुष तीर तान देता है और कहता है तुम ही वो लड़की हो जो यूनिकॉर्न को शांत कर सकती हो, अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसलिए रिडली को मजबूरन एक जगह बैठना पड़ता है। घर के अंदर से यूनिकॉर्न बाहर आता है, रिडली के पास जाता है, उसे सूंघता है और उसकी गोदी में सर रखकर सो जाता है। तब शेफर्ड उस यूनिकॉर्न को बांध देता है। तभी इलियट के पीछे दूसरा यूनिकॉर्न भी आ जाता है। वो भी रिडली के पास आकर उसकी गोदी में सर रखकर सो जाता है और शेफर्ड उसको भी बांध देता है। शेफर्ड खुश होकर कहता है अब मैं इनसे और भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा, दोनों यूनिकॉर्न अब मेरे कब्जे में हैं। इलियट को गुस्सा आ जाता है, वो एक सींग लेकर शेफर्ड के पेट में घुसा देता है और शेफर्ड के पास जो तीर था वो इलियट को मार देता है, जिससे इलियट भी घायल हो जाता है। अब यूनिकॉर्न भागने की कोशिश करते हैं और शेफर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूनिकॉर्न उसको लात मारकर मार देते हैं। इलियट को तीर लग चुका होता है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और वहीं मर जाता है। रिडली अपने पापा इलियट को देखकर रोने लगती है क्योंकि उसने उन्हें खो दिया था। तभी दोनों यूनिकॉर्न खड़े होते हैं और अपने सींग एक दूसरे से मिलाते हैं। उनके सींग से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी से यूनिकॉर्न अपने मरे हुए बेबी को जिंदा कर देते हैं और इलियट को भी वापस से जिंदा कर देते हैं। इलियट को एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है और फिर वो जिंदा हो जाता है। बेबी यूनिकॉर्न भी उठ खड़ा होता है और उसका टूटा हुआ सींग भी वापस से जुड़ जाता है। फिर दोनों यूनिकॉर्न अपने बेबी को लेकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तब तक पुलिस आ जाती है और देखती है कि यहाँ लोग मरे पड़े हैं। पुलिस इलियट और रिडली को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें ले जाने लगती है तीनों यूनिकॉर्न वापस आ जाते हैं। वो पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर इलियट और रिडली को बचा लेते हैं। और इसी के साथ डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।